जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और 9th क्लास की बुक में हमने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, जिसमें पहला पार्ट डाइजेशन इन ओरल कैविटी देखा था कि मुंह में ओरल कैविटी में किस तरीके से डाइजेशन होती है। ओरल कैविटी का सारा किरदार देखा था और 5 फेसेस देखी थी न्यूट्रिशन की कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, डेफिकेशन क्या है। और साथ ये देखा था कि जो डाइजेशन ओरल कैविटी है उसके क्या-क्या काम है, फूड सिलेक्शन, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन, ये कौन सी स्टेजेस थी और किस तरीके से होती थी। और एंड पे हमने देखा था कि बोलस की डेफिनेशन क्या है और पेरिस्टाल्सिस क्या है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट बोलस जो है ना वो इसोफेगस में से होता हुआ जो हमने स्वेलो किया है तो वो नीचे आ गया। कहाँ पे आ गया? नीचे मेदे में। मेदा क्या कहलाता है? स्टमक। ठीक है, स्टमक में पहुंच गया है बोलस। अब हमने ये देखना है कि डाइजेशन स्टमक में कैसे होती है। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है और स्टमक कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है और किस तरीके से डाइजेस्ट करता है और स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसमें कौन से एंजाइम्स हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अभी जो हमने बोलस खाया है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है और उसमें पार्शियल डाइजेशन हो गई है स्टार्च की, क्योंकि जो हमारे पास ओरल कैविटी में एंजाइम था उसका नाम था सलाइवरी एमाइलेज। कुछ लोग उसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, जो मर्जी पढ़ लें आप लोग। सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया था कि जो फूड में, हमारी बाइट में, हमारे नवाले में जो स्टार्च कंपोनेंट था उसको डाइजेस्ट कर दिया था और डाइजेस्ट करने के बाद उसको बुक लेने का सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर दी थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, उसको उसने डायसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया था, माल्टोज में। ठीक है, अब वो माल्टोज वाला जो बोलस है वो जो डाइजेस्ट हुआ था वो अब नीचे गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा? स्टमक प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द फूड को डाइजेस्ट करेगा, ये याद रखना आपने। ओरल कैविटी किसको डाइजेस्ट करी है? स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को। और स्टमक किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को। स्टमक फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को। ठीक है, तो अब स्टमक का पहले जनरली स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो पेट में कहां पे है और फिर उसके बाद उसके फंक्शन देखते हैं कि किस तरीके से खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्टमक देखो, यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा स्टमक ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये ऊपर जो नाली आ रही है, ये ऊपर जो नाली आ रही है, दिस इज इसोफेगस। ये इसोफेगस है। इसोफेगस के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आ गया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आ गया, जो कि आम ट्यूब से जो एलिमेंट्री कैनाल की नाली है उससे थोड़ा फूला हुआ है, डायलेटेड पार्ट है। इस पूरे पार्ट का नाम है स्टमक। तो ऊपर ये मिलेगा किससे? इसोफेगस से। और स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आगे ये वाला पार्ट जो होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ये जो पार्ट होगा नेक्स्ट, ये किससे मिल रहा होगा? ड्यूडेनम से। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया इसोफेगस। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिससे ये मिल रहा होगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। और जो पूरा ये है, ये क्या है? स्टमक। तो स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड पार्ट है। डायलेटेड पार्ट का मतलब ये है कि ये फूला हुआ है। आम जो कैनाल है, जो रास्ता है, वो ऐसे तंग जा रहा है, नाली जा रही है, लेकिन ये थोड़ा फूल गया है। सैक लाइक स्ट्रक्चर इसने इख्तियार कर लिया, बैग लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने खाना खाना है ना, तो स्टमक का काम खाने को डिजेस्ट करना भी है, लेकिन स्टमक का काम है खाने को स्टोर करना। कि हमने जो खाना खाया है, तो हम हर वक्त तो खाना नहीं खाई जा रहे ना, कि हर वक्त खाना खा रहे हैं, वो हजम हो रहा है और आगे जाई जा रहा है, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है और आगे जाई जा रहा है। स्टमक क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल बनाता है कि सुबह खाओ, फिर शाम को खाओ, फिर सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, या सुबह खाओ, शाम को खाओ, 2 टाइम भी खा लो तो इट्स इनफ। ठीक है, तो स्टमक क्या कर रहा है कि जो बाकी के 12 घंटे है उसमें खाना को स्टोर करके रख रहा है, खाने को, और थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट करके आगे दे रहा है बॉडी को कि ये लो हजम करो और ये लेके चलो। ठीक है, तो अगर स्टमक ना होता, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ना होता, सैक लाइक स्ट्रक्चर ना होता, ये फूला हुआ ना होता, तो हमें हर वक्त खाना खाने की जरूरत पड़ जानी थी, डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल नहीं होनी थी। तो स्टमक का फायदा यह है कि खाने को क्या करता है? स्टोर, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हजम करके डाइजेस्ट करके आगे भेजता है। तो व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज द dilated part of the alimentary canal. Stomach is the dilated part of the gut. डायलेटेड पार्ट का मतलब यह है कि ऊपर से इसोफेगस देखो, ये भी पतली नाली है, जो आगे ड्यूडेनम, ये भी पतली नाली है, लेकिन स्टमक देखो कितना बड़ा फैल गया, फूल गया, है ना। तो स्टमक क्या है? डायलेटेड, फैला हुआ है, फूला हुआ है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार किया हुआ है ताकि क्या करे? खाने को स्टोर कर सके कुछ टाइम के लिए अपने पास। कितनी देर के लिए खाना स्टोर कर सकता है? कुछ बुक्स कहती हैं 2 to 3 आवर्स स्टोर कर सकता है, कुछ कहती हैं 3 to 4 आवर्स अपने अंदर खाना स्टमक स्टोर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन खाया क्या है। अगर चिकनाई वाली चीजें खाई हैं, ज्यादा लिपिड वाले कंटेंट वाला खाया है, तो ज्यादा देर स्टमक में स्टोर रहेगा फूड, और अगर कम चिकनाई वाली चीजें खाई हैं, हल्की फुल्की, तो ज्यादा जल्दी डाइजेशन होकर फूड आगे चला जाएगा। स्टमक की शेप कैसी है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे यूं लिखूं जे, तो ये जे का डंडा हो गया और ये जे के नीचे वाला डंडा हो गया, तो दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। तो स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। कहां पे लोकेटेड है? लोकेशन क्या है इसकी एग्जैक्ट? इट इज लोकेटेड, ये देखो यहाँ पे, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम है थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से सेपरेट करने वाला एक मस्कुलर शीट है, एक मस्कुलर पर्दा है समझो,
जो कि स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है, उस पर्दे का नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। तो ये इसोफेगस, ये स्टमक कहां पे है? ये इसोफेगस आया, ये मैदा सेंटर में यहां पे, और ये यूं फैला हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, यूं, ठीक है, जहां मेरी फिंगर्स जा रही हैं देखो, यूं आया स्टमक और यूं फैला लेफ्ट साइड के ऊपर, और फिर ये यूं आ गया, ठीक है। तो जैसे ही इसोफेगस नीचे आई सेंटर में, तो ये स्टमक पड़ा हुआ, लेकिन स्टमक किस तरफ है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, और बिल्कुल डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। कहां पे? पेट में। तो वेयर स्टमक? स्टमक इज लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेट में है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, और कहां पे है? ज्यादा लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा लिखा, ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो उसका लोकेशन क्या बनी? जे शेप्ड ऑर्गन, स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन, कहां पड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के थोड़े से लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड का मतलब ये नहीं कि यहां पे करके होगा, सेंटर में होगा, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर फैला हुआ होगा। कहां पे? जस्ट बिनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम की तरह से नीचे, ठीक है। तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्टमक इज अ डायलेटेड बैग और डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन एंड इट इज लोकेटेड इनसाइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, पेट के एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है स्टमक, और इस तरह का कुछ नजर आएगा, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं ये देखें। जहां स्टमक इसोफेगस के साथ मिल रहा है, ये वाला जो सारा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऊपर दिल के पास है, तो जो शुरू वाला पोर्शन है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन, क्योंकि दिल के पास है, ठीक है। और जो बाकी का ये बीच वाला पोर्शन है स्टमक का, दिस इज कॉल्ड बॉडी। ये स्टमक की बॉडी है, बुक में लेबल नहीं हुई, इसलिए मैंने भी नहीं की। और जो ये लास्ट पार्ट है जिसमें आगे ड्यूडेनम के साथ मिलेगा स्टमक, इस पोर्शन का नाम है पाइलोरिक पोर्शन। इसको प्यार से पाइलोरस भी कहते हैं, पाइलोरस भी कहते हैं, पाइलोरस या फिर पाइलोरिक पोर्शन। और इस कार्डियक पोर्शन को कार्डिया भी कहते हैं प्यार से, कार्डिया या फिर कार्डियक पोर्शन, ठीक है। और जो ये सेंटर में होगी सारी, ये सारी क्या हो गई? बॉडी। ये जो इसका ये कर्वेचर है, बड़ा वाला कर्व है, इसका भी नाम है ग्रेटर कर्वेचर, इसका ये नाम है, छोटा कर्व का नाम है लेसर कर्वेचर, दोनों का नाम है। लेकिन ये कि जो पार्ट्स की लेबलिंग आपकी बुक में हुई है आप उतनी याद कर लें। क्या क्या है? ऊपर से आएगी इसोफेगस, पहला जो पोर्शन स्टमक का आएगा जो कि दिल के पास है, दैट इज कार्डिक पोर्शन, स्टमक की बॉडी है। उसके बाद जो आखिरी पोर्शन है जहां पे ड्यूडेनम के साथ मिलेगा, उसका नाम है पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। और ये स्टमक अंदर से पूरा ऑर्गन है, अंदर बैग है, अंदर खाली जगह, अंदर स्टमक की कैविटी है, उसकी दीवारें हैं। जो ये दीवारें हैं स्टमक की, वो वॉल्स ऑफ स्टमक किससे मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल से। 3 लेयर्स हैं असल में, तो उस दीवारों के अंदर 3 दीवारें हैं, लेकिन आप समझ लो कि किस दीवारें किससे मिलकर बनी हुई है? स्मूथ मसल से। जिस तरह पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसोफेगस और सारी स्टमक और स्मॉल सारी किससे मिलकर बनी है? स्मूथ मसल से, ठीक है। और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये सारे जो ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ये स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में स्मूथ मसल के फाइबर्स अरेंज हुए होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। और ये अंदर से हमें पीछे से स्टमक का ग्लैंड नजर आ रहा है, उसकी बॉडी नजर आ रही है, स्टमक की दीवार नजर आ रही है, सही। तो एक स्टमक का इसोफेगस के पास वाला पोर्शन है, दैट इज कार्डिक पोर्शन, बाकी पूरी बॉडी है, उसमें स्मूथ मसल्स हैं दीवारों के अंदर, और एक आगे वाला पोर्शन है जो ड्यूडेनम के पास है, दैट इज पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। अब जहां पर स्टमक इसोफेगस के साथ मिल रहा है, वहां पर भी एक रिंग है मसल्स की, मसल्स का एक रिंग है स्मूथ मसल्स का। और जहां पर स्टमक ड्यूडेनम के साथ मिल रहा है, वहां पर भी एक रिंग है मसल्स का, एक मसल्स का रिंग है ऐसे, ठीक है। जो मसल्स का रिंग होता है ना, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर, SPHINCTER, स्फिंक्टर, ठीक है। तो एक स्फिंक्टर कहां पे है? कार्डिक एंड पे। एक स्फिंक्टर कहां पे है? पाइलोरिक एंड पे। जब पाइलोरिक एंड में स्टमक ड्यूडेनम के साथ मिल रहा है और कार्डिक एंड पे स्टमक इसोफेगस के साथ मिल रहा है, तो इसोफेगस और स्टमक के दरमियान कौन सा स्फिंक्टर होगा? क्योंकि कार्डिक एंड पे है इसलिए इसका नाम रख दिया कार्डियक स्फिंक्टर। और स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान कौन सा स्फिंक्टर होगा? जो रिंग ऑफ मसल्स है, इसका नाम हो गया पाइलोरिक एंड पे, उसका नाम हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो एक हो गया कार्डिक स्फिंक्टर और एक हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर है। इसोफेगस से ऊपर जहां से मिल रहा है वो कार्डिक स्फिंक्टर, उसके बाद कार्डिक रीजन, कार्डिक पोर्शन, बॉडी, पाइलोरिक पोर्शन और पाइलोरिक स्फिंक्टर जहां जो कि ड्यूडेनम के साथ है, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर का क्या काम? स्फिंक्टर का काम ये देखो, जो स्टमक का मुंह है ना ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला एंड है, ये वाला, ये एंड ऐसे बंद है, ये कार्डिक स्फिंक्टर ऐसे क्लोज हुआ है, बंद हुआ है, खुला नहीं हुआ। अगर ये खुल जाए तो स्टमक के ना जो कुछ है वो ऊपर इसोफेगस में आना शुरू हो जाएगा। वो जो इसोफेगस में आएगा वो इसोफेगस को जला देगा। वो क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं आपको कि क्यों ऐसा होगा। हम नहीं चाहते कि स्टमक का कंटेंट ऊपर इसोफेगस में आए, हम चाहते हैं कि स्टमक का जो कंटेंट है वो स्टमक के अंदर ही रहे, ठीक है। लेकिन अब जब ये मुंह बंद है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने बोलस खाया तो बोलस ऊपर से आया, ऊपर से आया, आया आया आया, तो अगर ये मुंह बंद रहेगा तो फिर बोलस स्टमक में कैसे जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर इसोफेगस है और बोलस आ रहा है, 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 तो जैसे ही बोलस इस एंड के पास पहुंचेगा तो ये कार्डिक स्फिंक्टर ऐसे खुलेगा, बोलस अंदर जाएगा और फिर बंद, ठीक है। ऊपर से फूड आएगी, इसोफेगस से आएगी आएगी आएगी, ये बोलस आ गया, जैसे ही बोलस इसमें से गुजरने लगेगा तो ये कार्डिक स्फिंक्टर मसल का रिंग का मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, मसल रिलैक्स होंगे, कार्डिक स्फिंक्टर खुलेगा, बोलस स्टमक में आएगा और फिर कार्डिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा,
ठीक है, और फिर खाना इसमें हजम होता रहेगा। वो कैसे होगा, हम करते हैं, डाइजेस्ट होता रहेगा, और उसके होने के बाद फिर थोड़ा सा पाइलोरस फिल्टर भी बंद है, फिर पाइलोरस फिल्टर खुलेगा, थोड़ा सा जो इसमें से डाइजेस्टेड फूड होगा वो आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा, और फिर पाइलोरिक फिल्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो स्टमक का फूड है वो आगे ड्यूडेनम में जाएगा, बार बार फिर ये स्फिंक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि स्टमक का कंटेंट ना तो ऊपर इसोफेगस में जाए ना आगे ड्यूडेनम में जाए। जब हम चाहें तो फिर ये स्फिंक्टर खोलें, अदरवाइज ये स्फिंक्टर क्या रहे, बंद रहे। ठीक हो गया, तो ये ऊपर इसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक, कार्डिक पोर्शन, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टमक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जे शेप्ड ऑर्गन है, लेफ्ट साइड ऑफ डोमेन में पड़ा हुआ है डायफ्राम के नीचे। पोर्शंस, दो पोर्शंस हैं, कार्डिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन, दो स्फिंक्टर हैं, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक हो गया, सही। अब नेक्स्ट देखो क्या है, जो स्टमक की दीवारें हैं, ये स्टमक की दीवारों के अंदर कुछ ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। जो स्टमक है ना, उसके रिलेटेड हर चीज को हम कहना है गैस्ट्रिक। क्या कहना है, गैस्ट्रिक। जिस तरह दिल से रिलेटेड हर चीज को हमने कहा था कार्डियक, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड हर चीज को हम कहते हैं पल्मोनरी, इस तरीके से किडनी से रिलेटेड जिसको कहते हैं रीनल, उस तरीके से जो चीज स्टमक से रिलेटेड होगी उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक जो दीवारें हैं स्टमक की, उनका फिर क्या नाम हो गया, गैस्ट्रिक वॉल्स। उन गैस्ट्रिक वॉल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं खाने को डिजेस्ट करने के लिए। तो उन ग्लैंड्स का भी नाम क्या हो गया फिर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस प्रोड्यूस करेंगे जो कि खाने को डिजेस्ट करके देगा, फिर उस जूस का भी नाम क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो स्टमक से रिलेटेड हर चीज का क्या लगा देना, गैस्ट्रिक। अब स्टमक की दीवारों के अंदर, स्टमक की वॉल्स के अंदर, गैस्ट्रिक वॉल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक जूस प्रोड्यूस करेंगे, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, लिक्विड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे खाने को स्टमक में डिजेस्ट करेगा। उस लिक्विड का जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, यही डाइजेशन शुरू होने लगी है। तीन तीन कंपोनेंट्स हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है तेजाब है, HCl, एंड नंबर 3 पेप्सिनोजन। ये तीन चीजें गैस्ट्रिक जूस के अंदर होंगी जो कि स्टमक की वॉल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होंगे। क्या क्या, नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नंबर 3 पेप्सिनोजन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर 3 पेप्सिनोजन, और नंबर 1 म्यूकस। तो पहले मैं HCl से शुरू करता हूं। ये तीन चीजें हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्रिएट करें, गैस्ट्रिक जूस करें, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन। तो मैं पहले HCl का काम बताता हूं क्या है, और फिर आगे हम चलते हैं, फिर आगे HCl से पेप्सिनोजन बताऊंगा, फिर म्यूकस बताऊंगा एंड पे। ठीक है, चलो HCl पे आओ। HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। तो एसिड चूंकि बड़ा तेजाब होता है, बड़ा सख्त जान होता है, तो क्या करेगा कि जो हमारे खाने में थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कि हमने बाहर से शवारमा खा लिया, बर्गर खा लिया, गंद वाला तो हम खाते हैं सारा, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो स्टमक का ये एसिड उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत हद तक मारने की कोशिश करेगा। बहुत हद तक क्यों कह रहा हूं मारने की कोशिश करेगा, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर फूड। क्यों बहुत हद तक इसलिए कह रहा हूं कि देखो कि अगर हम खाना खाते हैं और स्टमक में एसिड है, तो फिर भी तो अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, अक्सर हमें डायरिया हो जाता है, अक्सर हमें और डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस लग जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक के एचसीएल नहीं मार दिए, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो कि स्टमक के एचसीएल से बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, ये किल कर देगा। तो HCl क्या करता है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। जो खाने में मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो कि खतरनाक है, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, उनको मार देगा। एक काम। दूसरी बात यह है कि जो ये तीसरा कंपोनेंट है, इसका नाम है पेप्सिनोजन। क्या नाम है, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या है, ये पेप्सिनोजन एक एंजाइम है। ये क्या है, पेप्सिनोजन एंजाइम है। लेकिन ये जो एंजाइम है ना, ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जो ये पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको कन्वर्ट करना है हमने एक्टिव फॉर्म में, जो कि एक्टिव फॉर्म का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है एक्टिव फॉर्म का, पेप्सिन। तो इस पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, HCl। ठीक है, तो HCl का क्या काम हो गया, दो काम भी मैंने बताए। एक ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने में मौजूद है, हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद है, उनको मार देगा, किल कर देगा, उनको एसिड है। दूसरा क्या करेगा, जो पेप्सिनोजन है, ये जब रिलीज होगा स्टमक के दीवारों से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा। यानी इनएक्टिव का मतलब यह है कि ये पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन अभी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अभी ये इनएक्टिव है। अभी इसमें से थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी और इसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो एक्टिव एंजाइम है जो कि काम कर सकता है, प्रोटीन को तोड़ सकता है, वो है पेप्सिन। अब इस इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म के पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, HCl।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आएगा तो वो क्या करेगा, स्टमक में मौजूद वो इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्सिन में। तो देखो मैंने यही दो काम लिखे हैं। HCl क्या करेगा, नंबर 1 इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड, नंबर 2 इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। ठीक हो गया, दो काम हो गए HCl के। तो जो पेप्सिन है ये क्या करता है, पेप्सिन जो है ना पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, फिर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन क्या है, पी से पेप्सिन, पी से पेप्सिनोजन, पी से प्रोटीन डाइजेस्टिंग, पी से प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देखो पार्शियल डाइजेशन नहीं होनी है, मुकम्मल डाइजेशन नहीं होनी कि प्रोटीन से डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स बन जाए, ऐसे नहीं होना। बड़ी बड़ी प्रोटीन्स छोटी छोटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स थी उनमें बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड्स थी, वो शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और शॉर्टर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी एक एक ऐसी चेन थी शुगर की, एक ऐसी प्रोटीन की चेन थी जिसमें 1,00,000 अमाइनो एसिड्स थे। अब उससे एक ऐसी प्रोटीन की चेन बन गई है, अमाइनो एसिड की चेन बन गई जिसमें सिर्फ 100 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब ये शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, शॉर्टर पेप्टाइड चेन बन गई है। ठीक है, तो जो ये पेप्सिन है ये क्या करेगा, ये लार्ज बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को शॉर्टर पेप्टाइड में और शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कर देगा, लेकिन डायरेक्ट अभी अमाइनो एसिड्स तो नहीं ना बन गए प्रोटीन से। तो चूंकि डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स नहीं बने, अभी मजीद डाइजेशन हो सकती है। तो ये है पार्शियल डाइजेशन। क्या है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो व्हाट इज पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम which is activated by HCl into its active form that is pepsin, and pepsin is a protein digesting enzyme। ये क्या करेगा, it partially digests the protein। प्रोटीन हमें कहां से मिल रही है, गोश्त से, चाहे बकरे का हो, चाहे भेड़े का हो, चाहे चिकन का हो, चाहे फिश का हो, जितना भी गोश्त है ये सारा, मटन, बीफ, ये सारे फिश, चिकन, ये सारे क्या है, प्रोटीन। तो जो हमारा बल्क ऑफ मटन है, जो बल्क ऑफ प्रोटीन है, गोश्त का बल्क है, उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और किस पे कन्वर्ट कर देगा, इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड्स। ठीक हो गया, तो ये हो गया पेप्सिन का काम। अब ये देखो पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन को काम करने के लिए ये एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन से एक्टिव पेप्सिन बन गया और पेप्सिन ने काम करना है। तो पेप्सिन को काम करने के लिए जो पीएच चाहिए वो भी 2 से 3 है। स्टमक के अंदर पेप्सिन को काम करने के लिए कितनी पीएच चाहिए, 2 से 3। जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ा था तो उसमें पीएच पढ़ा था, और उस पीएच में एक एग्जांपल लिखी हुई थी, पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक एनवायरनमेंट इन स्टमक, लिखा हुआ था ना कि इट रिक्वायर्स 2 to 3 पीएच के को काम करे सही तरीके से, है ना। तो देखो ये जो पीएच है 2 से 3, ये 2 से 3 पीएच का मतलब है बड़ी एसिडिक पीएच है। ये एसिडिक पीएच कौन मेंटेन करके दे रहा है, HCl मेंटेन करके दे रहा है। अगर HCl ना आता तो फिर एसिडिक पीएच मेंटेन होती, 2 से 3 पीएच मेंटेन होती ना होती। तो इसका मतलब ये हो गया कि HCl के कितने काम हो गए, HCl के 3 काम हो गए। एक ये कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, दूसरा इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है किसको, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ स्टमक। स्टमक की पीएच को मेंटेन कर रहा है। कितनी पीएच रख रहा है, 2 से 3 पीएच में स्टमक की पीएच को मेंटेन कर रहा है ताकि पेप्सिन काम कर सके। अगर ऑप्टिमम पीएच एंजाइम को ना दोगे तो एंजाइम काम करता है, नहीं ना करता एंजाइम काम। तो ऑप्टिमम पीएच स्टमक की क्या है, 2। अब वो 2 पीएच कब आएगी, जब HCl आएगा तो फिर पेप्सिन काम करेगा। तो ये देखो जी, 2 चीजें मैंने आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताई, एक है HCl और एक है पेप्सिनोजन। HCl के बारे में मैंने क्या बताया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बड़ा एसिडिक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, एक बात। दूसरा बात ये क्या करेगा कि जो पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक की वॉल से रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों इनएक्टिव में बताता हूं आपको। इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा HCl, और वो जो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिव होगा फिर वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन्स को, हमारे मटन को तोड़ देगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड्स। तो 2 काम तो ये हो गए HCl के। तीसरा काम क्या है कि मेंटेन कर रहा है पीएच को, 2 से 3 पे रख रहा है, एसिडिक पीएच मेंटेन कर रहा है, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। ठीक हो गया, तो ये तो 2 कंपोनेंट्स हो गए गैस्ट्रिक जूस के। अब तीसरा कंपोनेंट म्यूकस। अब उस म्यूकस को पढ़ने से पहले ये बात समझ लें कि देखें कि पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और HCl जो है वो एसिड है, और एसिड बड़ा खतरनाक होता है। अब ये सारा कुछ बन कहां रहा है, ये सारा कुछ बन रहा है इधर स्टमक की कैविटी के अंदर। तो अगर ये स्टमक की कैविटी के अंदर सारा HCl और पेप्सिन मौजूद है तो ये स्टमक के दीवारों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ये भी तो स्टमक की दीवारों पे अटैक कर सकता है, और ये तो स्टमक की वॉल्स को खा जाएगा, क्योंकि स्टमक भी किससे मिलकर बना हुआ है, मसल से। और मसल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। देख लो सारे गोश्त में प्रोटीन ही है ना, तो मसल्स भी क्या होती हैं, प्रोटीन, स्मूथ मसल्स। तो अगर पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो वो तो फिर स्टमक की दीवारों को खा जाएगा। और एसिड अगर इतना तेजाब है और उसकी 2 से 3 पीएच है, 2 पीएच का मतलब एसिड का ये है कि अगर मैं आपके हाथ पे एक कतरा HCl का डालूं तो HCl आपके हाथ में सुराख करके दूसरी तरफ से निकल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये फिर स्टमक की दीवारों पे क्यों नहीं अटैक कर रहा।
तो स्टमक की दीवारों पे क्यों नहीं अटैक कर रहा, और स्टमक की वॉल्स को पेप्सिन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, और एचसीएल क्यों नहीं तोड़ रहा स्टमक की वॉल्स को? इसलिए नहीं तोड़ रहा, इसलिए डाइजेस्ट कर रहा क्योंकि जहां पे एंजाइम्स रिलीज हुए हैं और एचसीएल रिलीज हुआ है उसके और स्टमक की दीवारों के दरमियान एक मोटी लेयर है, एक मोटी लेयर है। किसकी लेयर है? ये ब्लू कलर की मैंने जो बनाई है लेयर, ये मोटी लेयर किस चीज की है? ये मोटी लेयर है एक म्यूकस की। ये मोटी लेयर है म्यूकस की। म्यूकस वही है जो कल स्लाइवा में पढ़ा था कि म्यूकस एंड वाटर रिलीज हो रहे होते हैं स्लाइवा के अंदर, ठीक है? ये वही म्यूकस की लेयर है, लेकिन यहां पे स्टमक में म्यूकस की लेयर बहुत मोटी, बहुत थिक और गाढ़ा जो है ना म्यूकस है, जो कि स्टमक की वॉल्स को सारी तरफ से कवर किए हुए है। स्टमक की दीवारों को म्यूकस कवर क्यों किए हुए है? ताकि ये जो एचसीएल और पेप्सिनोजन जब अटैक करना चाहें तो ये अटैक ही ना कर सकें, क्योंकि स्टमक की दीवार के दरमियान तो क्या आ गया? म्यूकस आ गया। तो अब अगर हम इसे कहें कि भाई तुम अटैक करो, तो पेप्सिन वो स्टमक के दीवार तक पहुंच ही ना पाए, बल्कि वो म्यूकस उसको रोक ले, ठीक है? तो म्यूकस कैसे रोक ले? म्यूकस इसलिए रोक लेगा क्योंकि एक तो म्यूकस थिक है, गाढ़ा है, उसने स्टमक की दीवारों के ऊपर एक लेप किया हुआ है, एक लेयर बनाई हुई है स्टमक की वॉल्स के ऊपर, वो जाने नहीं दे रहा पेप्सिन को, एचसीएल को स्टमक की वॉल्स तक पहुंचने नहीं दे रहा, तो इसलिए वो अटैक ही नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं अटैक करने दे रहा? एक तो उसने लेयर बनाई हुई है। दूसरा काम क्या है कि जो म्यूकस है ये इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। क्या होता है इसके पास? बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेसिक। और एसिड क्या है? एसिड। एचसीएल क्या है? एसिड। तो बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक। तो एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जो म्यूकस है इसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद हैं, क्या करेंगे कि एचसीएल जो जो इसके पास पास एचसीएल आएगा उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। तो जब एचसीएल न्यूट्रलाइज हो गया तो एचसीएल तो अटैक नहीं कर सकता स्टमक के ऊपर, नहीं ना कर सकता। और जब उस इलाके में एचसीएल न्यूट्रलाइज हो गया तो वहां की पीएच भी एसिडिक नहीं रही। तो जब वहां की पीएच भी एसिडिक नहीं रही तो फिर पेप्सिन तो एसिडिक पीएच में काम करता है, उसके अलावा तो वो काम ही नहीं कर सकता, उसकी ऑप्टिमम पीएच है ही नहीं। तो इसका मतलब पेप्सिन भी नहीं फिर अटैक कर सकेगा, काम नहीं कर सकेगा। तो म्यूकस की लेयर होने की वजह से कितना जबरदस्त काम होगा कि स्टमक के ऊपर एचसीएल और पेप्सिन का अटैक नहीं हो सकता स्टमक की दीवारों के ऊपर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एचसीएल जब जाएगा म्यूकस के पास तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। म्यूकस को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? म्यूकस के पास बाइकार्बोनेट मौजूद है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें, समझ लें तो अच्छी बात है। बाइकार्बोनेट आयंस हैं म्यूकस के पास, वो एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जब वहां से एचसीएल न्यूट्रलाइज हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पेप्सिन तो अटैक कर सकता है ना अभी भी। लेकिन पेप्सिन कैसे अटैक करे? पेप्सिन तो तब एक्टिवेट हो जब एसिडिक पीएच हो। तो जब एसिड ही न्यूट्रलाइज हो गया दीवारों के पास से तो पेप्सिन की पीएच ही एसिडिक नहीं रही, तो जब पेप्सिन को ऑप्टिमम पीएच ही नहीं मिलेगी तो पेप्सिन अटैक नहीं करेगा दीवारों के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह हमारी दीवारें बच गई एसिड से और पेप्सिन से। तो ये एक अलग से क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में कि अगर एसिड और पीएच और एसिडिक पीएच है स्टमक की, एसिड रिलीज हो रहा है और पेप्सिन रिलीज हो रहा है स्टमक के ऊपर, देन व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक, व्हाई इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो ये हमारी स्टमक की दीवारों को क्यों नहीं डैमेज कर देता, उसको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो म्यूकस है ये क्या कर रहा है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल्स, ये स्टमक वॉल्स की हिफाजत कर रहा है। कैसे हिफाजत करेगा? ये उसके ऊपर एक थिक कोटिंग बना देगा ओवर द स्टमक वॉल्स, स्टमक की वॉल्स के ऊपर एक मोटी लेयर बना देगा, एक कोटिंग बना देगा उसके ऊपर, न्यूट्रलाइजेस द एचसीएल, ये एसिड को वहां पे न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? बाय बाइकार्बोनेट आयंस। मैंने आपको बताया कि बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं म्यूकस के अंदर, वो क्या करेंगे? इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब एचसीएल न्यूट्रलाइज हो गया तो अब एचसीएल खुद भी नहीं अटैक कर सकता और पेप्सिन भी एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो फिर पेप्सिन भी अटैक नहीं कर सकता स्टमक की दीवारों के ऊपर, तो हमारी स्टमक की दीवारें बच गई। अगर ये म्यूकस ना होता तो हमारे तो स्टमक की दीवारों में सुराख हो जाते, जिस तरह वो टॉम के पेट में नहीं सुराख हो जाता, तो पानी पीता तो सारा पानी बाहर आ जाता, उस तरीके से हम भी पानी पीते तो मेदे में सारा पानी बाहर आ जाता पेट के अंदर, है ना? तो ये बड़ा खतरनाक चीज हो जानी थी, लेकिन म्यूकस ने क्या किया? म्यूकस ने प्रोटेक्ट कर लिया स्टमक की दीवारों को ताकि वो अटैक ना कर सके, ठीक है? अब देखो इसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों रिलीज किया? फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसलिए रिलीज किया कि देखो जब तो पेप्सिन बन के यहां आ गया स्टमक के कैविटी के अंदर आ गया, अब तो वो अटैक नहीं कर पा रहा स्टमक की दीवारों के अंदर। लेकिन जब स्टमक के ग्लैंड्स के अंदर था, ये जब ये ग्लैंड्स के अंदर से निकल के आया ना गैस्ट्रिक जूस, अब ग्लैंड्स में क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो अगर सेल में था, अब अगर सेल में ये मैं एक्टिवेटेड फॉर्म में पेप्सिन बना दूं तो ये पेप्सिन स्टमक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेल मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ देगा। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ऐसे ही है ना? तो प्रोटीन नहीं है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना? तो अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन स्टमक की ग्लैंड्स की दीवारों के अंदर, स्टमक के सेल्स के अंदर एक्टिव हो जाए तो वो सेल्स को ही तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब पेप्सिन रिलीज होना है स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल से, तो उस टाइम इनएक्टिव हो ताकि वो स्टमक के सेल्स को डैमेज ना करे। पेप्सिनोजन है ना, तो पेप्सिनोजन तो स्टमक की सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करेगा। तो जब पेप्सिनोजन स्टमक की कैविटी के अंदर आ गया, अब ये दीवारों से निकल के आ गया कैविटी के अंदर, जब कैविटी के अंदर आ गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है,
जब चैप्टर नंबर 6 में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में डिफरेंस पड़ा था, तो इंट्रासेलुलर से ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम और एक्स्ट्रासेलुलर आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव एंजाइम, फॉर एग्जांपल पेप्सिन। तो देखो ये स्टमक की दीवारें हैं, उनमें सेल्स हैं, उन सेल से एंजाइम निकल के स्टमक की कैविटी के अंदर आ गया, अब वो कैविटी के अंदर काम कर रहा है, सेल से बाहर आ गया, तो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम नहीं है। अगर सेल के अंदर ही पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बन जाता, तो वो पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन वो चूंकि पेप्सिन अंदर सेल में एक्टिवेट नहीं हुआ, वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में रिलीज हुआ और स्टमक की कैविटी में आके पेप्सिन बना HCl की मदद से। अब वो पेप्सिन कुछ डैमेज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि स्टमक की दीवारों के ऊपर क्या लगा हुआ है, पहले से म्यूकस लगा हुआ। तो समझ में आ गई ये बात? ये दोनों बातें बड़ी गौर से समझनी है कि पेप्सिन क्यों नहीं स्टमक की वॉल्स को अटैक कर रहा, HCl क्यों नहीं अटैक कर रहा, म्यूकस की वजह से। और पेप्सिनोजेन की फॉर्म में क्यों रिलीज करना पड़ा, एक्टिवेटेड फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में क्यों नहीं एंजाइम रिलीज किया, ताकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ना करे। ठीक है, तो ये जो बात है ना सारी, ये बात डाइजेशन हमने पढ़ी और गैस्ट्रिक जूस का सारा काम देखा कि गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन है और इनका क्या क्या काम है। ठीक है, अब एक बात देखो, स्टमक के दीवारों के अंदर है स्मूथ मसल, अब वो स्मूथ मसल्स भी तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे, स्मूथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे। कभी अपनी किसी छोटे बहन भाई के या मामा पापा के पास ठंडी डाल के घर जाके उनके पास लेटना, तो देखना जरा उनके पेट पे कान लगा के देखना कैसी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें आ रही होंगी, काऊ म्याऊ म्याऊ, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। क्यों आवाजें आ रही हैं? असल में वो स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स हैं और जो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, और जो स्टमक की दीवारें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। जो स्टमक की दीवारें जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं? चर्निंग। एक तो जो बकरे घास चरते हैं उसको भी चरना कहते हैं, लेकिन ये वो उर्दू वाला चरना नहीं है, ये इंग्लिश वाला चर्निंग है। चर्निंग, ये चर्निंग क्या है कि स्टमक की वॉल्स बड़ा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, स्मूथ मसल्स बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। क्यों? इसके दो फायदे। एक तो फायदा ये है कि स्टमक जब जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा ना, तो वो उठा के खाने को यहाँ से यहाँ फेंकेगा, फिर यहाँ से यहाँ उठा कर टड़ल यहाँ फेंकेगा, ऐसे पलटेगा खाने को। इस पलटने से क्या होगा कि समझो कि कपड़े आप धो रहे हो, तो कपड़ों को उठा के यूं मार रहे हो, यूं मार रहे हो, या किसी बंदे को पकड़ के यूं मार रहे हो, यूं मार रहे हो, तो उसके चिथड़े नहीं उड़ेंगे, है ना? उसको धजियां उड़ जाएंगी उस बंदे की, इसका ऐसा मार मार के। तो फूड को जब आप मारो, पलट रहे हो, उससे क्या होगा? मैकेनिकल डाइजेशन होगी फूड की, जिस दांतों में की थी ऐसे करके। अब स्टमक ऐसे ऐसे उठा उठा के मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। एक फायदा। दूसरा फायदा, चर्निंग से क्या होगा कि देखो जब मम्मा हांडी पकाती हैं, तो मामा ने हांडी पकाते हुए बर्तन वो उसमें लिया, कढ़ाई ली या कोई वो कुकर लिया, उसके अंदर प्याज डाला, टमाटर डाले, तेल डाला, नमक डाला, मिर्च डाली, सब कुछ डाला, गोश्त डाला, और चिकन डालने के बाद अब उसको ऐसे ही रख दिया। अगर उसको ऐसे ही रख दें तो क्या होगा? नीचे से सड़ जाएगा, ऊपर से कच्चा रह जाएगा। अब मामा ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोई फेरी उसके अंदर, चम्मच हिलाया, उससे क्या हुआ? उससे जो खाना था वो थॉरली पक गया, सारी तरफ से पक गया, इक्वली पक गया, इक्वली गल गया। ये नहीं हुआ कि एक तरफ से सड़ जाए, एक तरफ से कच्चा रह जाए। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। कभी देखा कभी खाना पकाते हुए मम्मा को? मैं तो देखता हूं अक्सर। देखो ऐसे 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 मिक्सिंग से क्या होगा कि भाई आपने सारी तरफ से उसको इक्वल हीट देनी है और इक्वली मसाले उससे मिक्स करने हैं। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? आधा कच्चा रह जाएगा, ऊपर वाला आधा नीचे सड़ जाएगा, और आधी तरफ नमक मिर्ची होंगी, आधी तरफ होगा ही नहीं। तो उसको मिक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक क्या कर रहा है? ऐसे चर्निंग। उसे क्या कर रहा है? खाने को अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूस से मिक्स कर रहा है कि भाई सारी तरफ से गैस्ट्रिक जूस, स्टमक की सारी तरफ से गैस्ट्रिक जूस जो है ना हमारे खाने के ऊपर अटैक करते हैं और अच्छे से खाने को डिजेस्ट करते हैं। अगर ये स्टमक यूं यूं ना करे तो जो नीचे नीचे वाला खाना है जहां पे गैस्ट्रिक जूस होगा, वहां पर वो वाला हजम हो जाएगा, और जो ऊपर ऊपर वाला फूड है वो हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो कितना मसला बन जाएगा। तो चर्निंग का फायदा क्या है? 3 फायदे चर्निंग के। एक तो उठा उठा के फेंक रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। दूसरा, चर्निंग थॉरो मिक्सिंग कर रहा है फूड की गैस्ट्रिक जूस के साथ। तीसरा, जब ये चर्निंग ऐसे ऐसे करेगा स्टमक, तो आपका क्या ख्याल है कि जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। हम भागते हैं जब, तो गर्म नहीं हो जाता जिसम, ठंड लगना कम हो जाती है, गर्म हो जाता है जिसम। तो जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। उसका फायदा क्या होगा कि जो चिकनाई मौजूद है हमारे खाने के अंदर, जो लिपिड्स मौजूद थे, फैट्स मौजूद थे, वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और उनको डिजेस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो जब बाजार से राशन आता है तो वो जो ऑयल आता है वो तो ऑयल की फॉर्म में होता है, लेकिन जो घी आता है ना, वो आजकल देखना जरा, आजकल के महीने में जब घी आएगा राशन में देखना, वो ईंट बनी होती है, उसका एक पूरा डला बना होता है, सॉलिड फॉर्म में आया होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब घर में कभी कोई सालन पकता है, अगर घी में पका है सालन, तो इस तरह कोई पाए पके हैं या निहारी पकी है या कोई शोरबा पका है, उसमें क्या होता है कि तरी ऊपर आ जाती है और वो जमना जमना शुरू हो जाती है। वो जमना शुरू हो जाती है बर्तन के अंदर, इतने ठंडे बर्तन है आजकल, थोड़ा सा देर पड़ी रहे तो जम जाती है, सारा फैट जम जाता है। तो हमारे मैदे में जाके अगर जम गया तो फिर हमारा मैदा जमने नहीं दे रहा, उसको क्यों नहीं जमने दे रहा? वो चर्निंग से इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि वो जो ये फैट है, लिपिड है, इनको मेल्ट कर देगा।
ताकि इसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। डाइजेशन नहीं की उसने, लेकिन फैट को, लिपिड को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। डाइजेशन आगे होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की, मुंह में हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टमक में हो गई प्रोटीन्स की, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी लिपिड्स की। ठीक है, अभी लिपिड्स की डाइजेशन नहीं की, लेकिन क्या कर दिया, उसको मेल्ट कर दिया। तो ये तीन फायदे हैं चर्निंग के। व्हाट इज चर्निंग? फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट, मजीद फूड को तोड़ा जाएगा। कैसे? उठा उठा के फेंका जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। चर्निंग कैसे होगी? द वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, फोर्सफुली वॉल्स ऑफ द स्टमक, दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। उससे क्या होगा? थॉरो मिक्सिंग हो जाएगी गैस्ट्रिक जूस की फूड के साथ, थॉरो मिक्सिंग हो जाएगी, अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी स्टमक की फूड के साथ। ठीक है, इससे और क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी जो कि मेल्ट कर देगी लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड को। ठीक है, तो दिस इज टर्निंग। वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किए, थॉरो मिक्सिंग हुई गैस्ट्रिक जूस और फूड की, हीट प्रोड्यूस हुई, उसने मेल्ट कर दिया लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड को। डन हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये जो है ना हमारा सारा प्रोसेस था चर्निंग। सही। अब ये बात समझने की है, एक ये नीचे पिंक बॉक्स आपका लिखा हुआ है कि व्हाट इज गैस्ट्रिन, द रोल ऑफ गैस्ट्रिन। ये बात समझने की है कि देखो कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई खाना आ गया है, अब ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो। और अगर खाना आ गया है, उसमें ज्यादा प्रोटीन कंपोनेंट हमने ज्यादा खाया है, यानी गोश्त खाया, बकरा खाया, वेड़ा खाया है, चिकन खाई है, उसमें गोश्त ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोटीन है, तो ज्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा गैस्ट्रिक जूस आना चाहिए ना, ज्यादा पेप्सिन आना चाहिए, ज्यादा एचिल आना चाहिए, ताकि वो ज्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अकल तो यही कहती है। और अगर हमने जो खाना खाया है उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें कोई और चीज है, उसमें प्रोटीन नहीं है, तो फिर डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा गैस्ट्रिक जूस नहीं आना चाहिए, ज्यादा पेप्सिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन है ही नहीं। पेप्सिन ने तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है ना, और एसीएल ने हेल्प करनी है पेप्सिनोजन की डाइजेस्ट करने में। तो जब अगर प्रोटीन नहीं है तो फिर क्यों आएगा ज्यादा? नहीं ना आएगा। तो इस बात को समझना है कि थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस स्टमक में हर वक्त मौजूद है, चाहे आपने खाना खाया है, नहीं खाया, रोजा रखा हुआ है, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस स्टमक में हर वक्त मौजूद है, एक्सक्रीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कि जैसे ही खाना आए वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आप घर गए और आपको पता चला कि जी आज मामा ने जो है ना वो बिरयानी पकाई है, और आपको बड़ी खुशबुएं आ रही हैं किचन में से, लेकिन अभी मामा ने कहा मैंने दम लगाया, अभी 15 मिनट लगेंगे खाने में। अब आपकी भूख भड़कती जा रही है, अरे मम्मा बहुत भूख लगी हुई है, मैं अकेडमी से बड़ी थक के आई हूँ या थक के आया हूँ, मुझे जल्दी से दे दें खाना। ठीक है, तो मामा क्या कर रही है? मामा ने कहा नहीं अभी 10 मिनट लगेंगे दम में। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है? बॉडी ने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि भाई बिरयानी आ रही है। और मेरी बातें सुन के ही कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? सलाइवा भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, ये हमारा रिफ्लेक्स है। हमारी बॉडी पहले ही तैयार हो जाएगी कि खाना आने लगा। ठीक है, तो सलाइवा प्रोड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा। ब्रेन मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा कि भाई खाना आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो ट्रे मामा लेके आई किचन में से बिरयानी की, जिसमें डाल के और प्लेट्स लेके आई, और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन कहेगा भाई तैयारी पकड़ लो, आ रहा है खाना। ठीक है, जैसे ही मामा ने आपको अपनी प्लेट में डाल के दे दिया कि ये लो पकड़ो खाना खाओ, तो और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई अब तो मैं खाने ही लगा हूं। सही है, तो क्या होगा कि जो ये थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस पहले से बना हुआ पड़ा होगा ना, तो जैसे ही आप खाना खाओगे तो वो गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। और जब वो खाना डाइजेस्ट होगा तो उससे क्या बनेगा? प्रोटीन्स की डाइजेशन से बनेगा पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड्स बनेंगी। ठीक है, अब ये शॉर्टर पेप्टाइड्स जब बनेंगी तो इससे पता चलेगा कि खाने के अंदर प्रोटीन्स थी, खाने के अंदर प्रोटीन्स थी, तभी तो पेप्टाइड्स बनी उनके टूटने से, जो पहले से गैस्ट्रिक जूस मौजूद था। अब इसका मतलब अगर खाने में प्रोटीन्स हैं तो और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना चाहिए, तो फिर और मजीद गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा? उसमें हार्मोन का चक्कर है। कौन से हार्मोन का चक्कर है? उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन वो कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले यहां से देखो, सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। कुछ गैस्ट्रिक जूस की अमाउंट थोड़ी बहुत स्टमक में हमेशा पड़ी हुई है। जैसे ही खाना हम ओरल कैविटी में रखेंगे, ब्रेन सिग्नल भेजेगा, ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो स्टमक की दीवारों को मैसेज भेजेगा टू स्क्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस, के भी ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो। ठीक है, जैसे ही खाना हमारा स्टमक को पहुंचेगा, फूड रीचेस द स्टमक, मोर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अब खाना स्टमक में आ गया, अब उसमें देखना है खाने में कि ज्यादा प्रोटीन है कि नहीं। अगर तो खाने में ज्यादा प्रोटीन है तो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और अगर नहीं होगा खाने में स्टमक तो ज्यादा नहीं, ज्यादा, अगर खाने में नहीं होगा ज्यादा प्रोटीन तो फिर नहीं ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि खाने में प्रोटीन है कि नहीं? जो खाने में प्रोटीन ज्यादा होंगी, इफ नो प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फूड, अगर खाने में प्रोटीन नहीं होगी, लिटिल और नो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस, तो फिर मजीद नया गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो फिर पेप्सिन आके किसको डाइजेस्ट करेगा? फायदा ही नहीं है, ना करो। बट इफ मोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फूड, अगर ज्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो जो पहले से पड़ा हुआ पेप्सिन है वो क्या करेगा? इसको तोड़ देगा पेप्टाइड्स में। अब जब ये पेप्टाइड्स बनेंगी तो ये पेप्टाइड्स स्टमक के वॉल्स के अंदर कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स को कहेंगी कि यार ज्यादा एक हार्मोन प्रोड्यूस करो। उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। ये हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन हार्मोन एंडोक्राइन
एंडोक्राइन को छोड़ो, ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, हार्मोन जब भी प्रोड्यूस होता है जाता है ब्लड में और ब्लड से पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा और ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी में तो इसका असर नहीं होगा, लेकिन जब पूरी बॉडी में स्टमक भी तो आता है ना, तो जब ये ब्लड से आएगा स्टमक के पास, तो स्टमक कहेगा अच्छा गैस्ट्रिन आ गया, अच्छा इसका मतलब ये कि पेप्टाइड्स बनी है, अच्छा इसका मतलब खाने में प्रोटीन थी, अच्छा मैं और ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता हूं, मैं स्टमक के ग्लैंड्स को कहता हूं ताकि ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो ताकि पेप्सिन ज्यादा खाने को डिजेस्ट कर सके। तो क्या होगा कि जब ज्यादा खाने में प्रोटीन मौजूद होंगी तो पेप्टाइड्स बनेंगी, उनके टूटने से पेप्सिन तोड़ेगा, पेप्टाइड स्टमक की वॉल के सेल को कहेगा कि गैस्ट्रिन बनाओ, गैस्ट्रिन ब्लड में जाएगा, ब्लड से होता हुआ आएगा स्टमक के पास, स्टमक कहेगा अच्छा मैं बनाता हूं, स्टमक स्टिमुलेट करेगा, कोनी मारेगा जोर से गैस्ट्रिक ग्लैंड को, चलो भाई गैस्ट्रिन आ गया है, जल्दी करो, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो, खाने में बहुत प्रोटीन मौजूद है, बंदा बकरा खा रहा है, गोश्त खा रहा है, ये मटन खा रहा है और गैस्ट्रिक जूस चाहिए, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट टू सिक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस, उसमें ज्यादा HCl होगा, ज्यादा पेप्सिनोजन होगा, ज्यादा पेप्सिन होगा, ज्यादा म्यूकस होगा, ठीक है। तो इस तरह गैस्ट्रिन जो है ना वो जरूरत के हिसाब से स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। कैसे, दोबारा से सुन लें एक दफा। थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस हर वक्त स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, और जब आप खाना देख रहे हो, खाने की खुशबू सूंघ रहे हो, तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है स्टमक को कि खाना आने लगा है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो गैस्ट्रिक जूस थोड़ा बहुत प्रोड्यूस था उसमें पेप्सिन पहले से मौजूद था, जब हमने खाना खाया, अब अगर खाने में प्रोटीन ही नहीं है, तो खाने में प्रोटीन नहीं है तो मजीद गैस्ट्रिक जूस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने स्टमक ने प्रोटीन को डिजेस्ट करना है। अब अगर आपने जो खाना खाया वो उसमें मटन था, वो आपने खाना खाया उसमें प्रोटीन थी, अब वो प्रोटीन जो है ना वो डाइजेस्ट कर दी, जो पहले से मौजूद पेप्सिन था गैस्ट्रिक जूस ने, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट किया, पेप्टाइड्स में। ये पेप्टाइड्स एक्ट करेंगी स्टमक के सेल्स के ऊपर, और ये सेल्स हैं, ये खास तरह के सेल्स हैं जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। तो ये पेप्टाइड्स को देखते हुए ये सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जब ये सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे तो गैस्ट्रिन जाएगा ब्लड में, सारे हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं, वो ब्लड से जाके आएगा वापस स्टमक के पास, स्टमक को कहेगा कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन आ गई है मेरे अंदर, तो फिर गैस्ट्रिक ज्यादा जूस प्रोड्यूस होगा, उसमें ज्यादा पेप्सिन होगा, ज्यादा फूड डाइजेस्ट हो जाएगी आसानी से, ज्यादा प्रोटीन कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा स्टमक डाइजेशन स्टमक है, और इसमें सारी बात, ये पूरे का पूरा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि सेवरल टाइम्स बोर्ड में आ चुका है, और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि चर्निंग क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, म्यूकस का क्या काम है, एसिल का काम है, पेप्सिन का काम है, पेप्सिन क्यों नहीं अटैक करता स्टमक की दीवारों पे, एसिल क्यों नहीं अटैक करता स्टमक की दीवारों पे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी लोकेशन कैसी है, और गैस्ट्रिन का क्या किरदार है, ज्यादा खाना खाने से, ज्यादा प्रोटीन खाने से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस कैसे प्रोड्यूस होगा। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में पूछ लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।